कुछ नया लाना है, कुछ बेहतर बनाना है। कुछ नया लाना है, कुछ बेहतर बनाना है। यात्रा को ही जन्म लेते हैं, यात्री को चलते जाना है। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में मंगल लाए, आपके जीवन के लिए ये नवीन हो, आपके जीवन में स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि लाए। इसी टोन पर इस नए साल की पहली क्लास की शुरुआत करते हैं। आज से हम डील करने वाले हैं पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें हम एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में डिफरेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। एंड जो डॉट्स, उन कंसेप्ट्स को समझेंगे और कंसेप्ट्स के बीच के जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। स्टार्ट छोटी सी है, शुरुआत छोटे से कर रहे हैं, बट आगे इसको बड़े स्तर पे करेंगे। अभी बिगनिंग के लिए एक छोटा सा डिस्कशन। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका कुमारी और आप देख रहे हैं पीएससी नट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग। जब हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुनियाद है, जो फंडामेंटल्स हैं, उनके जो बेसिस हैं, उनके अगर रूट्स की बात करें तो ब्रिटिश रूल के समय जो स्ट्रक्चर्स थे उनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इन्फ्लुएंस है, काफ़ी इफेक्टेड है। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानने से पहले उन चीज़ों को जानें जिनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एक डायरेक्शन दिया गया है और जिससे बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसीलिए ही लिया था क्योंकि हमारी जो लीगेसी थी, या हम उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के फंक्शनिंग से फेमिलियर थे, राइट। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ का है? ब्रिटिश का है। ब्रिटिश रूल की वजह से हमारे कंट्री में जो भी स्ट्रक्चर्स, जितने भी फंक्शनिंग है, स्पेशली गवर्नेंस की, वो आपके ब्रिटिश रूल की वजह से देखी जा सकती है। एक्सक्यूज मी। सो दैट्स वाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ेंगे इसके आगे, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को जानने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के रूट्स को जानना, कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादों को जानना कि कहाँ से, किस बेसिस पे डिराइव हुआ है, कैसे बिल्डअप हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। सो एक ब्रीफ ले लेते हैं एंड देन आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके 2 हेड्स में पढ़ेंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या था और इसके फीचर्स क्या थे। ठीक है, आज जो मेन टॉपिक हमारा यही है। बट रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले जो ये गवर्नेंस की स्टार्ट हुई इंडिया में, उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल जान लेते हैं। आपको पता होगा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी। इनके पास सिर्फ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट थे और ये ट्रेडिंग राइट्स दिए गए थे चार्टर के द्वारा। और ये चार्टर किन्होंने इशू किया था? क्वीन एलिजाबेथ वन ने। क्लियर है? तो ये 1600 में ब्रिटिशर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे, उनके पास एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स थी। सो कट टू 1765। सो अप टू 1600, फ्रॉम 1600 टू 1765 ये एक ट्रेडर्स के फॉर्म में रहे। बट 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिल जाता है। दीवानी राइट्स कहाँ का? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। और दीवानी राइट्स मतलब कि आपको रिवेन्यू एंड जस्टिस, सिविल जस्टिस पे आपको राइट मिल जाता है। ठीक है, दीवानी राइट्स मतलब क्या होता है कि आपके पास, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके पास ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रिवेन्यू मैटर्स और जस्टिस मैटर्स के भी इनके पास जुरिस्डिक्शन है। सो अब तक जो कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग पावर के रूप में काम कर रही थी, यहाँ से कंपनी का कह सकते हैं एक टेरिटोरियल पावर के रूप में इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है।
कंपनी यहाँ से एक टेरिटोरियल पावर के रूप में आती है। एंड नाउ कट टू 1857 का सिपॉय म्यूटिनी होता है एंड 1858 तक आते आते ब्रिटेन का जो क्राउन है उसको लगता है कि नहीं, हमारा जो हमारा जो इंडिया है, नॉट देयर इंडिया, उनकी जो कॉलोनी है उसको हम एक ऐसी कंपनी के हाथ में नहीं दे सकते उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योस यहाँ पे हो चुका था। 1857 का रिवोल्ट यहाँ पे हो चुका था जिसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, राइट। सो 1858 में ब्रिटिश क्राउन जो है डायरेक्ट एक्शन में आती है। कौन आता है? ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट एक्शन में आती है और बोलती है कि नहीं अजी आपने जो किया सो किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे करती है और बोलती है कि हम अब डायरेक्ट गवर्नेंस करेंगे, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो 1600 to 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में रहती है। 1765 to 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से टेरिटोरियल पावर के रूप में इंडिया में उसका पोजीशन रहता है। 1858 में जो क्राउन है वो डायरेक्ट एक्शन में आता है एंड 1858 से लेकर के 1947 तक क्राउन का इंडिया में रूल चलता है। क्लियर है ये? 1858 से 1947 तक क्राउन का रूल चलता है एंड 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिलता है देन जरूरत पड़ती है कि अब देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है ना, कुछ बुनियादी बातों को फिक्स करना होगा तभी देश चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की बात होती है, वो हम आगे देखेंगे। एंड 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बीइंग में आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक हमारा एक तरह से बीइंग में आता है। सो ये ब्रीफ हिस्ट्री है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, एक इवोल्यूशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से 1950 से ऑनवर्ड्स हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरी हिस्ट्री है ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, एटलीस्ट यहाँ से जब उसके रेगुलेशन की बात होती है तो 1765 में कंपनी को जब इतना ज़्यादा पावर मिल जाता है, दीवानी राइट्स ले लेती है, तो वहाँ ब्रिटेन में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि कंपनी के ऊपर थोड़े से रेगुलेशंस ज़्यादा करना होगा, कंट्रोल ज़्यादा करना होगा और इंडिया में एक एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के निर्माण की व्यवस्था की जाती है। सो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे, हम दो पार्ट में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन का। पहला हम देखेंगे जो कंपनी रूल है 1773 टू 1858। 1858 में इन द बैकग्राउंड ऑफ सिपॉय म्यूटिनी क्या हुआ था, यहाँ से हम अप टू 1858 टू 1947 हम क्या देखते हैं? क्राउन का रूल देखते हैं। सो इस कंपोनेंट में कंपनी रूल 1773 टू 1858 में पहला इंपॉर्टेंट जो एक्ट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो ये आपका बैकग्राउंड है और चलिए अब हम देखते हैं। पहले हम जैसे हमने बात की थी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, एंड देन हम देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस देख लेंगे। आपको याद रखना है क्योंकि जब मैं फीचर्स डिस्कस करूंगी तब बार बार आपको रिफर कराऊंगी कि कौन सा किससे रिलेट कर रहा है। सो पहला सिग्निफिकेंस की बात करें, द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज इट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है 1773 के एक्ट का, कि ये पहला स्टेप है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ली थी, किस लिए? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ पे? इन इंडिया, ओके, इंडिया में उसको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए। अगर दूसरे सिग्निफिकेंस की बात करें, सेकेंड सिग्निफिकेंस है कि इट रिकॉग्नाइज्ड द चार्टर एक्ट ऑफ 1773 रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे वर्ड्स पे आप इम्फसाइज करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी।
ठीक है। सो 1773 एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी रिकॉग्नाइज किया था। अभी हमने बैकग्राउंड में डिस्कस किया था कि कंपनी को सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स मिले थे। कंपनी जब 1600 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में, तो उसके पास सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स थे, बाकी उसके पास और कोई राइट्स नहीं थे। लेकिन 1773 के द्वारा उसके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी रिकॉग्निशन दिया गया है। क्लियर है? नाउ कम टू द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, एंड आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1773 laid foundation of central administration in इंडिया। ठीक है, इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो फाउंडेशन है, जो शुरुआत है, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1773 से दिया गया है, जो कि अपने जेनिथ पे जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा। हम इसको पढ़ेंगे। सो आपसे अगर वर्ड्स पे प्ले करती है यूपीएससी, अगर आप याद रखेंगे फाउंडेशन से कहाँ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन कौन सा एक्ट से दिया गया था, और जेनिथ यानी पिक पिकअप पहुंचा था जब हम 1833 का एक्ट डिस्कस करेंगे, वहां पे दोबारा आपको ये मैं रिमाइंड कराऊंगी। सो ये आपके 3 कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला कि इट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहला स्टेप था जहां पे उन्होंने कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट किया जाए। सेकेंड था कि कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन यहाँ से दिया गया था बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1773। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस हमने देख दिया। अब हम चलते हैं फीचर्स देखेंगे, एक एक करके फीचर्स देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, और पीछे के 3 कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस आप याद रखेंगे, उनसे देखेंगे कि कैसे इनको रिलेट किया जा रहा है। ठीक है। सो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पहला फीचर है कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। देखिए, कुछ चीजें आपको इन बिटवीन पढ़ना पड़ता है। जैसे पहला चीज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे डेजिग्नेशन का चेंज हुआ है, चेंज ऑफ डेजिग्नेशन। एंड देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या किया गया था? गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। गवर्नर जनरल, जहां पे नाम आया जनरल यानी जनरलाइज्ड, यहाँ से आपके एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसी अथॉरिटी बनाने की कोशिश की गई जो कि एक नॉमिनी होगा ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे, और वो सिंबल होगा ब्रिटिश क्राउन का। उसके अंदर बाकी सारे जो एग्जिस्टिंग गवर्नर्स थे उनको रखा गया। सो यहाँ से एक तरह से सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट करने की बात की गई, और जो हमने फीचर्स में डिस्कस किया था सी वाले में कि यहाँ से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये उसी से रिलेट करता है। देखिए, हमने एक सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट कर दी है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि वहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बाद में आएगा, गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, एक सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट कर दी गई है। और एक यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई है। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या करेगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जो फंक्शंस हैं उनको क्या करेगा? असिस्ट करेगा। क्लियर है? एक और यहाँ पे अभी 4 मेंबर्स होंगे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। बिगिनिंग थी, एक हम्बल बिगिनिंग थी। क्लियर है? पहला फीचर क्लियर है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया यहाँ से, यानी एक सेंट्रल अथॉरिटी अब पिक्चर में लाया जा रहा है जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ये? नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर।
सो फर्स्ट हमने देखा वहाँ पे कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वारेन हास्टिंग्स. आप याद रखेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वारेन हास्टिंग्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. Okay, now move to the next important feature of Regulating Act 1773. The next important feature है कि it made excuse me governors of Bombay and Madras presidency subordinate to the Governor General of Bengal. हमने अभी देखा कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले अगर हम 1773 से पहले हम देखें तो ये बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे ये तीनों प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट थे, अलग अलग थे, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं था. सो तीनों के इंडिपेंडेंट गवर्नर्स थे, ठीक है, कोई किसी के सबऑर्डिनेट नहीं था. लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उससे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे ये जो बॉम्बे के गवर्नर्स एंड मद्रास का जो गवर्नर था उसको क्या किया गया? सबऑर्डिनेट कर दिया गया. किसके नीचे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. ठीक है, सो यहाँ पे एक सबऑर्डिनेशन का भी फीचर देखा जा रहा है कि जो बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर था उसको क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे कर दिया गया. ये फीचर 1773 से पहले नहीं आता है. सो आपको मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस बताया था कि सेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट यहाँ से होता है. तो एक एग्जाम्पल एपिटोमी है सेंट्रलाइजेशन का, जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में पिक्चराइज किया जा रहा है और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर हैं उसको उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे रखा जा रहा है. क्लियर है ये? सो ये भी एक एग्जाम्पल है आपके सेंट्रलाइजेशन का. नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. कहाँ पे? कलकत्ता में 1774 में. देखिए वहाँ पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बना दिया गया जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल लीजिए, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया. और अब क्या हो रहा है कि जुडिशरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है. ठीक है, अब आगे देखेंगे कि हाई कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश होंगे बाद में, बट यहाँ पे अगेन एक सेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल है कि एक जुडिशरी में भी, एक जस्टिस के मामले में भी सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर दिया गया है. बाद में हम देखेंगे कि हाई कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश हुए एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो ये भी आपका कहा जाएगा सेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसी हमने देखा गया है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है ये फाउंडेशन इस्टेब्लिश करता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का. तो उसमें ये भी आएगा, जस्टिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, और कलकत्ता में 74 में. और यहाँ पे इसका जो कंपोजिशन था 1+3 था, एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 अदर जजेस होंगे. सो इस तरह से हमने बिगिनिंग की थी. क्लियर है ये? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर. So next feature is कि it prohibited the servants of the company. It prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives. ठीक है, सो हमने पढ़ा था पहला, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस अभी पढ़ा तो हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 एक पहली कोशिश थी जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मैटर्स को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने की कोशिश की थी. हमने ये पढ़ा था. सो उसका एग्जांपल है, वहाँ पे जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको टर्म दिया गया सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, राइट. और उनको इस साफ साफ क्लियर कट मना किया गया था कि आप जो देखिए इंडियंस के लिए यहाँ पे एक वर्ड हुआ है नेटिव्स का. ठीक है, इंडियंस के लिए वर्ड हुआ है, जो यहाँ के लोकल्स थे उनका नाम एज अ नेटिव उनको एड्रेस किया गया है.
साफ साफ कंपनी के और उसके एम्प्लॉयज़ को कहा गया कि आप जो यहाँ के नेटिव्स हैं उनके साथ आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, आप उनसे प्रेजेंट नहीं ले सकते और साथ ही साथ आप उनसे ब्राइब यानी घूस नहीं ले सकते। सो यहाँ से एक तरह से क्लियर कट है जो हमने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस डिस्कस किया था कि यहाँ से कंपनी के ऊपर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कमान कसना पूरी तरह से शुरू कर देती है। क्लियर है ये? ओके। सो नेक्स्ट फीचर है कि इट रिक्वायर्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन इट्स रिवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो गवर्निंग बॉडी थे कंपनी के। तो हमने कहा कि भाई यहाँ से इस रेगुलेटिंग एक्ट से पूरी तरह से कंपनी के ऊपर कमान कसना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे कंपनी थी तो उसकी एक रेगुलेटिंग गवर्निंग बॉडी तो होगी, उसको बोला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उनको बोला गया कि देखिए आपके अब कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल पावर आ गया था क्योंकि रिवेन्यू राइट्स, सिविल जस्टिस, ये सारी चीज़ें 65 में आ गई थी, जो उन्होंने दीवानी राइट्स ली थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, हमने अभी डिस्कस किया है। तो उसी लाइट में ये सारी चीज़ें आई थी क्योंकि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ गए थे और उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि आप जो है आप रिवेन्यू मैटर्स, सिविल मैटर्स एंड मिलिट्री, इन तीनों पे आप क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे। किसको? कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको रिपोर्ट करेगी? ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है। सो एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ब्रिटिश क्राउन जो है अपना एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बनाने की कोशिश, मतलब एक तरह से पिक्चराइज किया जा रहा है। क्लियर है ये? तो जो हमने फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस देखा था, अगर उसकी आपको समझ है और आप जब फीचर्स पढ़ते हैं तो इस तरह से जब आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तब जाके आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और मुझे लगता है कि इस डिस्कशन के बाद आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस तरह से कंपनी का आना एंड ट्रेडिंग राइट्स एंड दीवानी मिलना और क्यों ज़रूरी था, ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इस तरह से आप जब डॉट्स कनेक्ट करके पढ़ेंगे देन आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है। सो आई विश यू वेरी गुड लक नए साल में। नया साल आपके लिए मंगलमय हो। नए साल का ये पहला शुरुआत है पीएससी नट्स का एंड आई होप कि पीएससी नट्स के लिए भी ये साल मंगलमय रहे। एंड ये हम्बल बिगिनिंग है, एक छोटा सा डिस्कशन है, हम लोग इसको धीरे धीरे लार्ज स्केल पर करते जाएंगे। टिल देन हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू वेरी मच।